नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवा। समान नागरिकता संहिता या कॉमन सिविल कोड एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी नेता अब अपने इस पुराने एजेंडे पर लौट रहे हैं। हाल ही में भोपाल में अमित शाह ने याद दिलाया कि बीजेपी के 3 एजेंडे हुआ करते थे। पहला राम मंदिर, दूसरा अनुच्छेद 370 और तीसरा समान नागरिकता संहिता या जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। तो अमित शाह ने कहा कि पहले 2 एजेंडों पर अमल हो चुका है और अब तीसरा एजेंडा उनके सामने है, कॉमन सिविल कोड। अमित शाह ने के बोलने की देर भर थी कि दूसरे नेताओं के बयान सामने आने लगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने भी लगभग यही दोहराया, बताया कि साल 2024 से पहले कॉमन सिविल कोड लागू होने की तैयारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉमन सिविल कोड आखिर है क्या और क्यों इसका विरोध हो रहा है? इस सवाल पर लौटेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग, सबके लिए एक जैसा कानून हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे उनमें से एक यह भी है। लेकिन कॉमन सिविल कोड क्या है, इसको इस तरह समझ लीजिए कि अभी हमारे घरों में जो शादी ब्याह होते हैं, उत्तराधिकार के कायदे हैं, तलाक के नियम हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे के तरीके हैं, इनमें से कई सदियों से चले आ रहे हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ फिलहाल कई तरह के कानून चल रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, ईसाई पर्सनल लॉ आदि कई कानून हैं जिनके अलग अलग रिवाजों को मान्यता मिली हुई है। जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा एतराज है मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 विवाहों की मंजूरी पर। बीजेपी इसे मुद्दा भी बनाती रही है। उसका कहना है कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। कानून का किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रहेगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों में एक ही कानून चलेगा। धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। सतह पर तो ये सब कुछ काफी सीधा साधा और वैध लगता है, लेकिन इस पर अत्यधिक जोर और हड़बड़ी दरअसल भारत के उस बहुसांस्कृतिक जीवन के ताने बाने पर भी चोट कर सकती है जो हमारी खूबी है और हमारी खासियत है। ऐसा नहीं कि इसका असर सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों पर ही पड़ेगा। हिंदू समाज के भीतर भी कई रीति रिवाज इसकी जद में आएंगे। जैसे आदिवासी और दलित समुदाय के भीतर ये कॉमन सिविल कोड ज्यादा समस्याएं खड़ी कर सकता है। शायद ये वजह भी रही है कि साल 2018 में भारतीय विधि आयोग या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी नहीं है। सांस्कृतिक विविधता से एक हद से आगे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा पर्सनल कानूनों में बेशक कुछ संशोधन किए जाने चाहिए ताकि उनमें मौजूद भेदभाव को खत्म किया जा सके। विधि आयोग ने शादी की न्यूनतम उम्र 18 किए जाने का भी सुझाव दिया था। विवाह और तलाक के नियम भी एक करने की बात कही थी। एक अहम सुझाव यह भी था कि निकाहनामे में बहुविवाह का साफ साफ अपराध की तरह उल्लेख हो। ऐसा नहीं कि कॉमन सिविल कोड की भारतीय संविधान में चर्चा नहीं की गई है या इसे संविधान विरोधी माना गया है। उल्टे ये माना गया है कि कॉमन सिविल कोड एक आदर्श है जहां तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। ये अनुच्छेद 44 का हिस्सा है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। यानी इन पर अमल जरूरी नहीं है, लेकिन देर सवेर हो सके तो अच्छा होगा। लेकिन ये आदर्श नागरिक समाज की निशानी माने जाते हैं, मगर जब तक उसके हालात नहीं बनते हैं इसे थोपा नहीं जा सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि देश का एक राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। देश में सिर्फ एक राज्य है जहां गोवा में ये लागू है। पुर्तगाल के शासन के दौरान ही ये लागू हो गया था। 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी हो रही है, जिसके बाद खूब सुर्खियां आई हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है और
यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये कमेटी एक ड्राफ्ट बनाने जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी अब ये मुद्दा गर्म हो गया है। तो आइए सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। पड़ोसी राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की है उत्तराखंड ने, क्या हिमाचल इस लाइन पे कोई विचार कर रही है? हिमाचल सरकार कर सकती है आने वाले समय में? लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज को लेकर के उनने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। इस राजनीति को छोड़े, कॉमन सिविल कोड पर लौटते हैं। कॉमन सिविल कोड को अल्पसंख्यक समुदाय संदेह के साथ देखता है। उसे लगता है कि ये उसकी पहचान मिटाने का मसला है। बीते दिनों ऐसे कई मसले आए जिनसे अल्पसंख्यकों की इस शिकायत को बल भी मिला है, जैसे कि नागरिकता संशोधन कानून के दायरे से मुसलमानों को बाहर किया जाना सबको खटका। 3 तलाक के लिए जिस तरह राजनीतिक माहौल बनाया गया उसे भी कम ही पसंद किया गया। एनआरसी को भी इस तरह पेश किया गया जैसे वो मुसलमान विरोधी हो। इसके अलावा हिजाब, अजान, हलाल जैसे मुद्दे लगातार उछाले जाते रहे हैं। ऐसे माहौल में कॉमन सिविल कोड बहुत दूर का सपना लगता है या फिर पास की साजिश उन्हें लगता है। लेकिन अगर इस देश में कोई कॉमन कोड बनता है तो उसे सभी आस्थाओं को साथ लेकर चलना होगा। माना जा रहा है कि 2024 के पहले सरकार जिस सिविल कोड की बात कर रही है उसमें सिर्फ पर्सनल लॉस पर ध्यान रखने की बात है, यानी इस देश की विविधता को बचाकर नागरिकों की असमानता खत्म कर सके तो हम वाकई एक आदर्श समान नागरिक संहिता बना सकेंगे। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है कॉमन सिविल कोड को लेकर और इसमें शराबबंदी का मुद्दा कहां से आ गया। क्या आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड की, तो हमारे यहाँ विचार बाद में होता है, राजनीति पहले शुरू हो जाती है। बिहार में एक तरह से यही हो रहा है। वहां भी सुशील मोदी ने कॉमन सिविल कोड की बात कर दी। वे वीर कुंवर सिंह की जयंती पर जगदीशपुर में बोल रहे थे, लेकिन उनके बोलते ही हंगामा हो गया। जेडीयू ने कहा कि बिहार की जनता एक है और तेजस्वी ने भी ताना मारा। कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। लेकिन इस सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू करना ही है तो फिर शराबबंदी वाला क्यों नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 47 के मुताबिक राज्य को पोषण बेहतर करने के साथ साथ नशीले पेय और पदार्थों पर पाबंदी लगाने की भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, भारत के संविधान में पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है। बीजेपी पहले बतला दे यूनिफॉर्म सिविल कोड में और कॉमन सिविल कोड में फर्क क्या है। मैं चैलेंज कर रहा हूं देश के होम मिनिस्टर को कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये नहीं कहा गया आर्टिकल 47 में कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, अल्कोहल बंद होना चाहिए? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए? हो रहा है क्या? क्या संविधान के आर्टिकल 39A, B, C में क्या कहा गया कि रिसोर्सेज देश के सबके पास होने चाहिए? आप वो नहीं करते। क्या संविधान के आर्टिकल 51 में नहीं कहा गया कि भाईचारगी पैदा किया जाए और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए? अरे भाई, आप तो इन चीजों पर देखते नहीं है। आर्टिकल 44 की रट आप लगा रहे हैं और आर्टिकल 43 में जिसमें कहा गया था कि स्टेट शेल एंडेवर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, यहां तो लेजिस्लेशन की बात नहीं की गई और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते हैं। क्या दयाबागा और क्या स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट होगा? क्या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट होगा? और क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट में जो टैक्स रिबेट दिया जा रहा है मुसलमानों को मिलेगा, वो खुद राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन। आखिरी बात, हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम में 200 ट्राइब्स हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन की बात दी गई, क्या उसको छीन लेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि बहैसियत मुसलमान मुझे आर्टिकल
26B का मैं प्रोटेक्शन ले रहा हूं, वो फंडामेंटल राइट है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा? तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की शनाख्त को खत्म कर देना। तो असदुद्दीन ओवैसी आप कह रहे हैं कि अगर ये लागू होता है तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर एक तरह से हमला होगा। बिल्कुल होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आर्टिकल 26B का मुझे प्रोटेक्शन है, आप कैसे ओवररूल करेंगे? आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के उन लोगों को कैसा करेंगे जिनका कल्चर का प्रोटेक्शन संविधान में दिया? चलिए अमित शाह करिए। अच्छा, आखिर बात, जबकि अहम बात आपके सुनने वाले समझे कि गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगर मेरा हाफिजा मेमोरी सही है तो पोर्चुगीज फैमिली सक्सेसिव लॉ इंप्लीमेंट होता। और हैरत की बात देखिए, आप सुनिए, वहां पर अगर किसी हिंदू को कई साल के बाद अगर बेटा नहीं होता, दूसरी बीवी की शादी करने की इजाजत है। आप कौन सी दुनिया की बात करें? अमित शाह शराब पर पाबंदी लगाए ना, जैसा गुजरात में, चलिए नाम के लिहाज से पूरे देश में लगाइए, रिसोर्सेज डेवलप करिए, सबको दीजिए, इक्विटेबल वेल्थ क्रिएट करिए। आप वो नहीं करेंगे, आप यूसीसी की रट लगा रहे हैं। तो आजादी के बाद कई मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी। किसी फैसले में इसे महिला विरोधी कानूनों को हटाने का एक तरीका माना गया, तो किसी में यह कहा गया कि भले ही ये वांछित हो, लेकिन इसे लागू करने से देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस पर बहस शुरू हो चुकी है। तो क्या आप जानते हैं में आज इतना ही। नमस्कार।